छत के ऊपर बारिश का साउंड प्रूफ लगाया होगा। क्वेश्चन किया जो कल दिया था मैंने, किया था। सही है, तो 2 से 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 10 दिन में वापस मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने किए असाइनमेंट? असाइनमेंट किए? पेन उस पर करनी है, ठीक है, पेज पे लिख के लानी है। नहीं, एग्जाम ऐसे तो ना देना, एग्जाम जैसे देना वैसे दे, वैसे करेगा। हाँ, उसी पे करते हैं ना, आप बस उसका दे, चेक करना आसान होता है। व्हाट्सएप पे चेक करनी मुश्किल होती है, कमेंट देना बड़ा बड़ा मुश्किल होता है। उस पे हो ना शीट पे, तो मतलब लिख देता है साइड पे क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जरा समझ। हाँ, अच्छा, तो आपको टेस्ट देने 4:30 नहीं आना था आपने? अच्छा, भेजता हूँ। जी, 6 बजे क्लास। ठीक। जी, इकोनॉमिक ग्रोथ आज स्टार्ट करना है। इन्फ्लेशन हमने खत्म कर लिया था। सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक एम जो है वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, एक मिनट में दे मैं। चले, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक एम है। पहला था कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन एंड दूसरा है सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली क्या होती है, इसकी भी हमने मेजरमेंट देखनी है, मेजरमेंट, एंड देन वी हैव टू टॉक अबाउट द कॉजेस एंड देन कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेसिकली द परसेंटेज राइज, हाउ वी डिफाइन इट, इट्स द परसेंटेज राइज in real GDP over time। ये ओवर टाइम का जो वर्ड है ना, इस पे एक नंबर कट जाता है अगर नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। और इट्स द परसेंटेज राइज इन रियल जीडीपी ओवर टाइम। It is calculated by जी सर। अच्छा,
आपने मुझे 6 बजे बोला, अब आपने 5:15 लिख दिया। और वो वैसे वैसे लिखेगा, वो वैसे मैंने मैसेज कॉपी पेस्ट किया ना, उससे हुआ 6 o'clock। ओके बाय। percentage change in real GDP. Percentage change in real GDP is equal to percentage change in nominal GDP minus percentage change in inflation. सर जी जी सर ये इकोनॉमिक ग्रोथ वही है ना जो 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 ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि हम इतनी परसेंट ग्रोथ करेंगे, ये जो अपने मैनिफेस्टो में जो आजकल बोल रही हैं, ये वही है ना? मतलब जो हम जी कहते जी हैं कि हम जी फॉर एग्जांपल 5% कर देंगे या इतना कर देंगे ग्रो जी जी पर ईयर। जी, ठीक हो क्योंकि ये भी मैनिफेस्टो में डालना पड़ता है ना, क्योंकि हमारे सर? पास वैसे ये है बहुत कुछ नहीं ना। मुश्किल है इतना, ये इतने बड़े बड़े दावे करते हैं लिटरली। जी, वो बस वो पागल बनाते हैं ना, उनका काम है। तो वो जो इतनी ग्रोथ जो है वो देखें, ये एक मैंने यानी अफसोस की बात है कि 5% ग्रोथ रेट जो है वो हमने अपनी मैनिफेस्टो में रखा है। हमें 5% से ज्यादा ग्रो करना चाहिए। इंडिया ग्रोथ रेट इस टाइम 7% है, चाइना का 10% ग्रोथ है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि जो हालात चल रहे हैं ना, जो हुए हैं पिछले दिनों हालात, उसकी वजह से ना हमारे 5% ग्रोथ का टारगेट भी मैनिफेस्टो में रखा जा रहा है। तो बड़े कमाल की बात है 5% ग्रोथ। हालांकि 5% ग्रोथ इज नथिंग। ऑलरेडी हम 2016-2017 में 5% 6% ग्रोथ पे थे। सर हम लोग स्टार्ट ऑफ 2000 में सर 6 को भी टच कर चुके हैं। जी जी, वो तो यार वो था ना, वो तो एक और स्टोरी थी ना। वो तो अमेरिका ने आपको खुश किया हुआ था 9/11 के ऊपर, अपनी बेसिस दी हुई थी और सब कुछ किया था उस पे। वो पैसा बहुत था आपके पास। वही तो कल मैं आपको सिखा रहा था, जो बूम पीरियड था। उसमें हाई इन्फ्लेशन हो जाती है। बेसिकली जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ उस टाइम होगी जब आपकी इकोनॉमी में आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो। ठीक है, जब रियल का जो वर्ड यूज करते हैं, इट इज अ परसेंट राइज इन रियल जीडीपी ओवर टाइम। रियल जीडीपी का मतलब है रियल आउटपुट, यानी वी हैव टू टेक द प्राइसेस आउट ऑफ द वे, यानी इट्स बेसिकली वी आर गोइंग टू टेक दम सेट असाइड। प्राइसेस को स्टेटस बस करना है, क्योंकि हर साल प्राइसेस भी चेंज हो रही होती हैं। तो प्राइसेस का इफेक्ट हमने नहीं लेना। वी हैव टू टेक द प्राइसेस कांस्टेंट एंड वी हैव टू लुक के व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग, whether we are producing more than the previous year or less than the previous year. If we're producing more than the previous year, that is economic growth. If you're producing less than the previous year, it is economic recession, economic downturn. ठीक है, तो रियल आउटपुट का मतलब है कि यूनिट्स में हमें ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, हमें यूनिट्स में ज्यादा प्रोडक्शन करनी है। नॉमिनल जीडीपी क्या है? सबसे पहला जो कैलकुलेशन है वो नॉमिनल जीडीपी है। हमेशा हम नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, और वो नॉमिनल जीडीपी वही होता है जो हमने अभी पढ़ा है पिछले दिनों, दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये नॉमिनल जीडीपी है, जिसको हम एडी भी कहते हैं, एएस भी कहते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो देखिए, घर बैठे हुए हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें हमेशा नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, 2023 में आपने सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम से जीडीपी निकाला। 2024 में आपको दोबारा वो कहते हैं जी आप मेजर करें अपनी ग्रोथ
तो आपने दोबारा से जाके मार्केट में C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम ही निकालना है। कोई हल नहीं है और कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप फैक्ट्रियों के अंदर घुस जाएं या आप घरों में लोगों को जाके देखें या हर एक के जाके कंजम्पशन को मेजर करें। ऐसे नहीं हो सकता। हमें कैसे पता चलेगा कि हम ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है नहीं हो रही? उसका बड़ा आसान सा तरीका है, और वो आसान सा तरीका ये है कि पहले आपने नॉमिनल जीडीपी ही कैलकुलेट होगा पहले, और फिर दूसरे साल भी नॉमिनल जीडीपी ही कैलकुलेट होगा, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ग्रोथ हुई है कि नहीं? हमें उस एक साल के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो प्राइसेस हैं, उनको हमें डिफ्यूज करना पड़ेगा। प्राइस चेंज, जो प्राइस चेंज हो रही है उसको हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा, डिफ्यूज करना पड़ेगा, हमें प्राइसेस को माइनस करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरा नॉमिनल जीडीपी जो था, जस्ट एग्जाम्पल, कैमरे से आउट तो नहीं है नीचे देख, नॉमिनल जीडीपी, सपोज नॉमिनल जीडीपी को मनी जीडीपी भी कहते हैं, ठीक है? तो नॉमिनल जीडीपी फॉर एग्जाम्पल 2023 के अंदर $200 बिलियन था। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? और वही नॉमिनल जीडीपी मैंने 2024 में कैलकुलेट किया तो ये हो गया $220 बिलियन। अब ये ग्रोथ नहीं है, दिस इज नॉट अ ग्रोथ, बिकॉज ये कौन सा जीडीपी है? नॉमिनल जीडीपी है। ये तो हम मार्केट प्राइस से कैलकुलेट किया। हमने मार्केट में जाके कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स कैलकुलेट की, तो लास्ट ईयर से 220 बिलियन, 20 बिलियन ज्यादा हो गया। अब ये जो है, ये बेसिकली ये 10% राइज इन नॉमिनल जीडीपी है। इससे नहीं पता चलेगा ग्रोथ है। अगर ऐसे अगर ग्रोथ निकालनी होती तो हमारे यहाँ 29% ग्रोथ होती, 29% इन्फ्लेशन। तो हमारी जो चीजें लास्ट ईयर एक 100 रुपीज की थी वो 129 पे चली गई है। 1000 रुपीज की चीज 1290 पे चली गई है। 10,000 वाली चीज 12,900 की हो गई है। 1 लाख रुपए वाली चीज 1,29,000 की हो गई है। 29% इन्फ्लेशन का मतलब ये है, जिसकी जो प्राइस है उसके हिसाब से वो 29% बढ़ती जा रही है। तो इससे नहीं पता चलेगा ग्रोथ हुई है। ये हमारे नॉमिनल परसेंट, नॉमिनल जीडीपी राइज है। तो लेकिन जो इकोनॉमिस्ट होंगे वो पहला काम ये करेंगे, वो पहला काम ये करेंगे और ये आके वो कहेंगे जी नॉमिनल जीडीपी 10% राइज हुआ है जी, नॉमिनल जीडीपी 10% राइज हुआ है। अब ग्रोथ कैसे पता करनी है? मैं आपको कहूंगा जी अच्छा बताएं इस पूरे साल में महंगाई कितनी हुई है, इन्फ्लेशन कितनी है? वो कहेंगे जी इन्फ्लेशन जो है वो तो 10% हुई है। तो फिर इसका मतलब है ग्रोथ कितनी है? 0%। जीरो। इसका मतलब आपने एक एक सुई भी ज्यादा नहीं बनाई। आपने वही चीजें जो है ना वो अगले 10% महंगी हो गई है, तो आपका नॉमिनल जीडीपी 10% बढ़ गया। तो आपने तो एक सुई सी होती है ना नीडल, वो भी नहीं बना सकते आप एक्स्ट्रा। इसका मतलब आपने कुछ नहीं ग्रो किया। और अगर वो कहते हैं जी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कितनी हुई है, वो कहते हैं जी इन्फ्लेशन हो गई है 15%। उसका तो माइनस मतलब ये हुआ कि हाँ, वो तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने तो आप रिसेशन में चले गए। आपने तो कुछ चीजें खा पी के उड़ा दी हैं, दोबारा बनाई नहीं है। इसका ये मतलब है इकोनॉमिक रिसेशन है। यानी 5% आउटपुट आप खा गए हैं और दोबारा प्रोड्यूस ही नहीं किया आपने। 0% ग्रोथ में तो ये था ना कि चले जितनी बन रही थी उतनी दोबारा बन गई अगले साल। यानी जितना जितने यूनिट्स आपने बनाए थे, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 20 चेयर्स बनाई थी, 0% ग्रोथ का मतलब है कि इस साल भी 20% ही चेयर्स बन गई और 10% सिर्फ इन्फ्लेशन हुई है। इसका तो ये मतलब ये हो गया, ये 5% माइनस का कि 10 हमने 20 चेयर्स बनाई थी लास्ट ईयर, इस साल हमने 5 कुर्सियां और कम बना दी हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने 5 कुर्सियां कम बनाई हैं। तो इसका मतलब तो ये तो नुकसान हो गया, ये तो रिसेशन में चले गए। ठीक है। लेकिन अगर वो मुझे ये कहता है कि नहीं जी यहाँ तो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो तो 8% है, अब ये ग्रोथ है। सर वो 2%। अब ये ग्रोथ है। अब कहेंगे हाँ ठीक है, इन्फ्लेशन 8% हुई है लेकिन जीडीपी 10% बढ़ा, इसका मतलब 2% आपने चीजें ज्यादा बनाई। तो हमारा आजकल जो ग्रोथ रेट है वो 1 to 2% है। हम सिर्फ लास्ट ईयर से हमने सिर्फ 2% आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस किया बस। तो 20 चेयर्स में 2% का मतलब है कि शायद मैंने 2 कुर्सियां और बना ली हैं। ठीक है, बस ये हुआ।
वो भी 10% बनता है, एक कुर्सी बस, एक से बल्कि हाफ कुर्सी और बनाई है बस। तो इस तरीके से, तो ये देखिए ये ग्रोथ है, समझ आ रही बात? तो नॉमिनल जीडीपी राइज मस्ट बी मोर देन द inflation rise, then our growth is going to be we are going to achieve the growth. और अगर वो कहता है जी इन्फ्लेशन कितने परसेंट हुई है, वो कहता है जी आपकी इन्फ्लेशन जो है ना वो इन्फ्लेशन नहीं हुई, डिफ्लेशन हो गई है 2% की, डिफ्लेशन होगी, और डिफ्लेशन हमेशा माइनस में लिखी जाती है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये जो 12% ग्रोथ होगी ये बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये 12%, इसका मतलब कि हमने लास्ट ईयर से इस साल 12% ज्यादा प्रोडक्शन की। और बड़ी इकोनॉमीज में सिर्फ चाइना है जो 9 to 10% फर्दर ग्रो करता है हर साल। इतना मुश्किल होता है ग्रोथ। और इंडिया का 6 to 7% ग्रोथ रेट है, चाइना अमेरिका का भी 6 to 7% है ग्रोथ रेट। और हमारा अभी कोविड के बाद हम रिसेशन में थे, अभी इस साल 1% है, नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है 2 to 3% ग्रोथ रेट ओनली। ठीक है, तो ये ग्रोथ ये है। तो ग्रोथ को हमने यूनिट्स में देखना होता है, और यूनिट्स को हम निकालने के लिए फिर हमें ये इन्फ्लेशन से एडजस्टमेंट करनी होती है। जी सही है। और एक ग्रोथ डेट भी निकाली जा सकती है अगर हमारे पास 2 साल का रियल जीडीपी हो। अगर 2 साल का, ये मैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा बता रहा हूँ, बाकी उसमें ऐसे राइटिंग में अगर आएगा तो हमने बस सिंपल यही बताना है, लेकिन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करें, वो बहुत एंगल से पूछता है चीजें। ऑनलाइन जो क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक? सर मेरा एक सवाल। नो सर। जी जी बताएं। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो पाकिस्तान है, जी तो लाइक उसका जो जो क्योंकि वो आईएमएफ के मतलब प्रोग्राम में है ना, तो जी सर जो जो हमारी जितनी भी मतलब मॉनेटरी कैलकुलेशंस होती हैं, वो सब वही लोग करते हैं, मतलब बिल्कुल क्रॉस करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन हमारे अपने इकोनॉमिस्ट करते हैं। वो कह रहे हैं जी आईएमएफ के साथ हम प्रोग्राम में हैं, तो सारी हमारी कैलकुलेशन वो आईएमएफ वाले करते हैं। आईएमएफ वाले जो है ना नहीं करते कैलकुलेशन, हम खुद करते हैं। आईएमएफ वाले हमें कुछ पॉलिसीज बना के देते हैं, और वो तो सर पॉलिसीज इस तरह लेकिन की उनको बनाते हैं। ट्रस्ट तो नहीं होता होगा ना हमारे ऊपर, क्योंकि हम लोग वैसे ही बहुत ज्यादा मतलब दो नंबरी करते हैं, तो वो लोग खुद ही कर लेते होंगे, उन्होंने कहा नहीं यार ये लोग। नहीं, वो ये अपना अपने सर्वेज अलग करते हैं, वो अपने सर्वेज अलग करते हैं। हमारे अपने इकोनॉमिस्ट सर्विस सेपरेट करते हैं। हमारे तो इकोनॉमिस्ट जो है सर वो कह रहे हमारी हैं। जी जी। तो सर हमारी कैलकुलेशन कौन करता है? हमारे इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, हमारा जो तो सर प्लानिंग वो डिवीजन है या स्टेट हमारा बैंक। स्टेट बैंक है, प्लानिंग डिवीजन भी होता है, अच्छा अच्छा। इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्री भी होती है ना, वो सब वो करते हैं ना। इकोनॉमिस्ट हमारे बहुत जगहों पे बैठे होते हैं। प्लानिंग डिवीजन है वो करता है, एफबीआर है वो डाटा बताता है, फिर स्टेट बैंक है वो करता है साथ। अभी कल आई है ना मॉनेटरी पॉलिसी, कल आई है, कल अनाउंस की है उन्होंने। इंटरेस्ट रेट आपका 22% पे ही है, ठीक है। सर और वो उन्होंने नोट का स्टेट, भी कुछ हो गया, चेंज होने का कह रहे हैं। हाँ अभी वो नोट्स के भी। कंपटीशन हो रहा है, पता है आपको? हाँ नोट सर। चेंज कर रहे हैं, पता है आपको? स्टेट बैंक, उन्होंने कंपटीशन है कि कोई बच्चे जो हैं वो डिजाइन करके भेजें कि नया नोट कैसा होना चाहिए, तो उसके प्राइजेस हैं, प्राइस, फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस। तो दे आर प्लानिंग टू यस चेंज सर। द नोट। और वो नोट चेंज करने का क्या फायदा होगा? सर वो कोई फायदा नहीं। कोई बहुत फायदा है। अच्छा है। नोट चेंज करने का बहुत फायदा है। नोट चेंज करने से ये होगा कि जिन लोगों के पास अरबों रुपया घरों में पड़ा हुआ है ना, वो वो वापस बैंक्स जाके में स्टेट बैंक में करवाएंगे कन्वर्ट, तो वो दोबारा से रिकॉर्ड में आ जाएगा पैसा। सर वही बहुत ना, पैसा ब्लैक मनी चाहिए। को वाइट मनी में कर देंगे ना। जी, लेकिन जरूरी है ना, जरूरी है। इतना पैसा लेकिन चोरी हो वो तो चुका है, फिर। और हमारी इकॉनमी के सर अंदर लेकिन पैसा सर। जी जी। वो जिस तरह हमारे ये जो नेबर है, इंडिया ने किया था, वो 5,000 पता नहीं कौन सा उन्होंने नोट वो बैन कर दिया बंद था कर दिया जी, बंद 2016 कर में। दिया। हाँ तो सर ये क्यों नहीं कर लेते हम लोग, मतलब 5,000 का नोट बैन कर दें, तो सारे जो पैसे लोग मतलब वापस डिपॉजिट करा देंगे बैंक वो में। किसने कराना है, किसने बैन करना है? जिन्होंने खुद घर में रखे हुए पैसे यार। वो तो मोदी था, मोदी ने किया था ना 5,000 का नोट बंद, 2,000 का। हमारे यस यहाँ तो सर। 5,000 का नोट किसने बंद करना है? इन्होंने खुद ही रखे हुए। मैंने तो नहीं रखे हुए घर में पैसे, ना आपने रखे हुए। जिन्होंने रखे हैं उन्होंने खुद पॉलिसी बनानी है, मुश्किल होता है ना। जी ये सर। इसलिए नहीं करते, इसलिए नहीं करते। अभी अरबों रुपया निकला कराची से, एक एमएनए के पास से निकला ना। जी क्या बात तो है कहते सर। हैं जी। और तो ये जो है ना,
हमजा के जो है ना लीडर के पैसे थे, सुना है, जरदारी के पैसे सर थे। वो उसके पास कम नहीं है सर, पैसा बहुत है, वो आप टेंशन ना लें। हाँ, तो पैसा ऐसे ही ले लेके भेजता है ना भाई। चले सर बहरहाल, कुछ लेकिन अरबों मिल भी गए तो उससे क्या होगा सर, आप ये बताएं। तो वो जो है ना, ठीक सर है चले, तो मेरा लीडर तो फिर भी सर फिर है ना इन बाकियों का, और आप लोगों का तो लीडर फिर से सर 10 साल के लिए। चले आगे देखें, लंबी बहस है। ठीक है, तो इसका परसेंटेज राइज इन रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी को हमने देखना है। ठीक है, तो रियल जीडीपी हमने देखनी है कि रियल आउटपुट कितनी बढ़ गई, हमें प्रोडक्शन ज्यादा करनी चाहिए। ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है, वो ये बताती है कि आप लास्ट ईयर से आप ज्यादा प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो कभी कभी ये तो इस तरीके से मैंने बताया, नॉमिनल जीडीपी का राइज पता था, इन्फ्लेशन का राइज हमने निकालना है। कभी कभी दोनों सालों के रियल जीडीपी भी गिवन हो सकते हैं। जब दोनों सालों के रियल जीडीपी गिवन होंगे ना, रियल, तो फिर ये फॉर्मूलाज नहीं लगने, फिर वो न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड इनटू 100। ठीक है, फिर वही वाला फॉर्मूला लगता है। देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, नीचे वाले। अगर ये ऐसे होता, अब एमसीक्यूज में वो मुख्तलिफ एंगलों से पूछ सकता है। वो कहता है रियल जीडीपी इन 2023 दिस, रियल जीडीपी इन 2024 दिस। अब इसमें ये आप कहें जी, अब ये जो रियल जीडीपी जो निकले हुए हैं, अब क्या करें? अब आपने ग्रोथ रेट आप सीधा सीधा निकल आएगा, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड इनटू 100। ठीक है, चेंज चेंज कितना है? 20 डिवाइडेड बाय 200 ओरिजिनल इनटू 100, 10%। तो ये 10% रियल जीडीपी आ गया। ग्रोथ के लिए हमने रियल जीडीपी देखना है। आपने ये देखना है कि रियल जीडीपी दोनों सालों के गिवन है, तो फिर न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड इनटू 100। अगर इस तरह नहीं गिवन, नॉमिनल जीडीपी गिवन है और इन्फ्लेशन गिवन है, परसेंटेज नॉमिनल की और इन्फ्लेशन गिवन है, फिर आपने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है। और फिर एक और भी मसला है, अगर रियल जीडीपी डॉलर्स में निकालना है, अगर रियल जीडीपी डॉलर्स में निकालना है, परसेंटेज में नहीं निकालना, फिर ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये यही चीज है, सेम सेम यही चीज है, डिफ्लेटर। ठीक है, लेकिन डिफ्लेटर जो है वो डॉलर्स में जब अपने निकालना है ना, तो इन्फ्लेशन को अपने कैसे डिफ्यूज करना है, दो कंट्रीज की, दो 2 years की जो बास्केट्स हैं, सीपीआईज, उनके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है अरहम, सही है। अगर परसेंटेजेस में गिवन है तो हम माइनस करके निकाल रहे हैं, लेकिन अगर डॉलर्स में निकालना है तो हमें जीडीपी डिफ्लेटर एडजस्टर है, जीडीपी का फैक्ट को निकाल देता है ये। अब देखें सर ये कैसे जो इसको नया कैसे आपने यूज करेंगे। जी, सर ये जो नया आपने फॉर्मूला बताया ये सर मतलब एक दफा करके बता दें कि कैसे मैं करेंगे। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। अब देखें एमसीक्यूज आ जाता है, उसपे वो कहता है कि नॉमिनल जीडीपी इज $1,000 billion, inflation rate is 20%. What is the real GDP in billion dollars? अब देखें, अगर इस फॉर्मूले को आप देखें तो इन्फ्लेशन तो गिवन है 20%, लेकिन परसेंटेज नॉमिनल नहीं गिवन। परसेंटेज तो नहीं गिवन नॉमिनल की ना, नॉमिनल 2 सालों का दिया हुआ है, या तो 2 सालों का होता तो फिर तो मैं निकाल लेता परसेंटेज। नॉमिनल एक दिया हुआ है, और फिर रियल जीडीपी भी वो कह रहा है डॉलर्स के अंदर निकालना है, तो नीचे ऑप्शन होंगी ए बी सी डी डॉलर्स के अंदर। तो अब आप रियल जीडीपी डॉलर्स में कैसे निकालेंगे? इनटू 100 ओवर 120। जी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। प्राइस इंडेक्स और बेस ईयर हमेशा 100 होता है, तो देखिए रियल जीडीपी आप निकालेंगे, नॉमिनल जीडीपी 1000 इंटू
CPI बेस ईयर इज ऑलवेज 100 एंड CPI ऑफ करंट ईयर जितने परसेंट इन्फ्लेशन हुई है, कितने परसेंट इन्फ्लेशन हुई है, 20%, उस 100 में ऐड कर देंगे 120, तो $833 बिलियन। इसका मतलब रियल जीडीपी 1000 का था, ये मार्केट प्राइस पे जो हमने कैलकुलेट किया वो $1000 बिलियन था लेकिन एक्चुअल जो रियल आउटपुट है वो 833 बिलियन। सर हम इसको यूं नहीं कर सकते कि हम 20% ऑफ 1000 तक, जी क्या कह रहे हैं? सर 20% ऑफ 1000 यूं नहीं कर 20% सकते? गिवन था हाँ, गिवन हम था नहीं? सर मैं कह रहा हूँ 20% ऑफ 1000। यार आपकी आवाज कट रही है, मुझे नहीं, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? एक सर मिनट मैं जरा। सर मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, जी सर मैं ग्रुप पे कर देता हूँ मैसेज। अच्छा, आप ही कह रहे हैं। CPI ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज 100, हमने अभी पिछले दिनों पढ़ा है, पिछले CPI नहीं कैलकुलेशन की थी, इन्फ्लेशन मैंने इसलिए पहले पढ़ाया था। उसमें बेस ईयर जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 100 होता है, और करंट ईयर इंडेक्स को हम लेते हैं इन्फ्लेशन राइज के साथ, तो बेस ईयर हमेशा 100 होगा। नहीं आपको शियान क्या पता कि पिछले साल कितना है, ये इस साल कितना है? 20% ऑफ 1000 थोड़ी होगा, अच्छा नहीं हो सकता? ये गलत है ना, जो आपने किया गलत है, आपकी आपके तरीके से 800 आ रहा है, हमारा 833 है। ठीक है सर। मेथड उसका वही है जो मैंने बताया आपको, ठीक है? ओके। हाँ, आपको लास्ट ईयर का तो पता नहीं है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कितना जीडीपी है? समझ आ गई है? 3 चीजें मैंने बताई हैं, एक है परसेंटेज चेंज इन रियल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल माइनस परसेंटेज चेंज इन इन्फ्लेशन, एक है रियल जीडीपी डॉलर्स में निकालना है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर वाला, और तीसरा जो है वो अगर 2 सालों के जीडीपी गिवन है, रियली गिवन है, उनकी परसेंटेज निकालनी है आपको, और परसेंटेज किसी भी चीज की निकालनी हो तो वो आपने वही निकालनी हो, माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड इंटू 100 करके निकालनी होती है। सही है? एनी क्वेश्चन? नो सर। तो जीडीपी डिफ्लेटर ना आपके नया आया है, इंक्लूड हुआ आपके सिलेबस में, इसलिए इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है? तो इसको देखना है आपने। रब कर दूं यहां से? कहां से नोट कर रहे हो? ये ऊपर से रब कर दूं? तो वो अक्सर क्वेश्चन का हाफ पार्ट वो 8 मार्क्स में देता है कि एक्सप्लेन हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड, तो उसमें आपने ये दोनों चीजें बतानी है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन, और इट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू द रियल जीडीपी, कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू द जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर एक एडजस्टर है, और अगर डिफ्लेशन हो जाएगी ना, ठीक है, तो रियल जीडीपी विल बी मोर देन द नॉमिनल जीडीपी। एक साइड पे लिख लें, एक साइड पे लिख लें, जहां ये लिखा है कैलकुलेशन की है, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, जी ऑनलाइन आप लोग भी लिख लें, एक साइड पे नोट करके बना के लिख लें, नोट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन nominal GDP is more than the real GDP. सर इन केस ऑफ डिफ्लेशन, In case of inflation,
nominal GDP is more than the real GDP? और नीचे दूसरा लिख लें, in case of deflation, in case of deflation, real GDP is more than the nominal GDP. Real GDP is more than the nominal GDP. Is more than the nominal GDP. ये देखें ना, यहाँ पे था 1000, तो क्योंकि इन्फ्लेशन हो रही थी इसलिए ये कम हो गया, रियल जीडीपी 833 हो गया। अगर डिफ्लेशन हो जाती तो डिनोमिनेटर फॉर एग्जाम्पल 10% डिफ्लेशन हो जाती, 10% डिफ्लेशन से रियल जीडीपी ज्यादा हो जाता, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया, ये 1100 पे चला जाता। ये इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं घुमा फिरा के ना, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज का वेटेज बहुत हाई है। ठीक है, जी वो 90 इसलिए किया कि उसमें था कि 10% डिफ्लेशन हो गई है, तो इन केस ऑफ डिफ्लेशन अब 100 से माइनस कर देते हैं। बेस ईयर से करते हैं ना, बेस ईयर में ऐड करते हैं। 120 कहाँ से आ गया? 20 तो खत्म हो गया ना, वो तो उस क्वेश्चन के अंदर 120 था। यानी बेस ईयर जो है वो आपका 100 होता है, उससे डिफ्लेशन हो तो माइनस करना है, 100 में माइनस कर देना है, और इन्फ्लेशन हो तो 100 में प्लस कर देना है। हसन पढ़ नहीं रहे, वो मैंने अभी पिछले हफ्ते कराया है सीपीआई। नहीं पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन ना पूछते। आप पढ़ नहीं रहे, वो जो मैंने करवाया था क्लास में थे आप उस दिन, सीपीआई किया ना अभी हमने, पिछले वेडनेसडे को किया। याद आ गया ना, वो याद वो करो ना बच्चे। ये आपकी जो कैम्ब्रिज का सिलेबस है ना, उसमें ये ग्रोथ पहले है, इन्फ्लेशन बाद में है, लेकिन मैंने इसलिए इन्फ्लेशन पहले कराई थी। ये सीपीआई कैसे पता चलेगा आपको कि सीपीआई क्या होता है। ठीक है, अब देखें ये होगी हाउ द इन्फ्लेशन इज मेजर्ड। अब देखें कॉजेज और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव हो सकती है, हम कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी टाइप भी हम कैसे। तो फर्स्ट जो टाइप है वो इसकी एक्चुअल ग्रोथ है। ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड फेब में हो जाएगा रहते हैं ना अभी, इंटरनेशनल ट्रेड रहती है अभी, इंटरनेशनल ट्रेड लंबी थोड़ी सी, यानी इतनी है, इतना ही है, लेकिन होगा नहीं वो चैप्टर 6 है। चैप्टर 4 तो खत्म हो जाएगा ये मंडे तक। सर मंडे तक अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। जी सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, अनएम्प्लॉयमेंट 2 दिन में खत्म हो जाती है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय, मैंने कहा सिलेबस कह रही हूँ जी, इन्फ्लेशन तक मैंने बताया था ना। चैप्टर 4 पूरा नहीं, चैप्टर 4 इन्फ्लेशन तक पूरा चैप्टर नहीं, फायदा नहीं है वो ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका ज्यादा लूंगा।
इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट का उससे अगले हफ्ते ले लेंगे। अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एडीएस और जो है ना क्या कहते हैं इन्फ्लेशन सारी, हाँ हर चीज इन्फ्लेशन तक पूरा आज के टॉपिक के अलावा बाकी सब आएगा इस फ्राइडे को टेस्ट, ठीक है। उसके बाद जब फिर अगले फ्राइडे को लेंगे ना, उसमें भी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रेक करके देना सही रहता है, तैयारी जल्दी अच्छी होती है। This type of growth can be achieved by using available resources more efficiently. आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको बेटर यूटिलाइज करके, अवेलेबल रिसोर्सेज को मोर एफिशिएंटली यूटिलाइज करके, बाय इंक्रीजिंग an aggregate demand of the economy. ये कैसे पॉसिबल है ये वाली ग्रोथ? अगर आप अपनी एग्रीगेट डिमांड को एनहेंस कर, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड को एनहेंस कैसे किया जा सकता है? बाय द यूज ऑफ एक्सपेंशनरी डिमांड साइड पॉलिसीज। बाय यूजिंग एक्सपेंशन डिमांड साइड पॉलिसीज। और डिमांड साइड पॉलिसीज क्या होती हैं? एक्सपेंशनरी फिस्कल, चैप्टर 5 में हम जाके डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सपेंशनरी फिस्कल, जिसके अंदर आपने क्या करना है, आपने टैक्सेस कम करने हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करनी है। चैप्टर 5 नहीं अभी करना। तो टैक्स ज्यादा करेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे सी बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, जी बढ़ेगा, तो ओवरऑल एडी बढ़ेगी। एक्सपेंशनरी फिस्कल। दूसरी इसमें एक्सपेंशनरी मॉनेटरी, ये डिमांड साइड पॉलिसीज होती हैं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी में आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे और करेंसी डिवैल्यू करेंगे। इन सबसे क्या होगा? सी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, जी बढ़ेगा और एक्स माइनस एम भी बढ़ेगा। इससे एडी बढ़ेगी। तो नहीं आता इतना खास, उसमें डायरेक्ट लिंक नहीं है। एक्सपेंसिव फिस्कल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन आप जो है ठीक है। तो बात नहीं, मुझे काम खत्म करने दो आज, ये वाला काम पूरा मुकाने देना। A2 वाला इंतजार कर लेंगे, खैर है, ठीक है। और देखें, ये अभी डिटेल में हम जाके पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स कम कर दे, उसका रेट तो ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा कर दे तो इससे भी एडी बढ़ेगी। और एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है, इसमें अगर वो इंटरेस्ट रेट कम कर दें, मनी सप्लाई को बढ़ा दें, करेंसी को डी वैल्यू कर दें, तो इसके साथ आपका सी प्लस आई प्लस जी बढ़ेगा और एक्स माइनस एम भी बढ़ेगा और इस ओवरऑल एडी पे इफेक्ट आएगा, ठीक है।
सर करेंसी के साथ क्या लिखा हुआ है? करेंसी डी वैल्यू। अच्छा। सर ये दो मुझे नहीं समझ तो ये देखें, दो तरीके से दिखाई जा सकती है ये सर। एक्चुअल ग्रोथ, ये यहां से यहां विद इन द पीपीसी से ऑन द पीपीसी, ये सारा एक्चुअल ग्रोथ है। सर ये फिजिकल और ये दूसरा जब तक आप ऑन द लाइन नहीं पहुंचते, आप एक्चुअली ग्रो कर रहे होते हैं। ये आपकी एक्चुअल ग्रोथ है। एक्चुअल ग्रोथ। तो एक तो आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप इसको दिखा सकते हैं एडी और एएस के साथ। ये देखें, अगर आपको याद हो, ये हमने केनेजियन का कर्व पढ़ा था, ऐसे और ऐसे, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। तो अगर आप इस फेज में एडी लेके इसको फुल पोटेंशियल तक लेके जाते हैं, दैट इज योर एक्चुअल ग्रोथ। तो एक्चुअल ग्रोथ का मतलब है कि आप डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करके आप आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करें। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। तो एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रोथ। रियल ग्रोथ क्या है? एग्रीगेट सप्लाई बढ़ना, आउटपुट प्रोड्यूस ज्यादा करना। तो कब बढ़ेगा? जब लोग इस मुल्क में ज्यादा डिमांड करेंगे। और डिमांड कैसे करेंगे? इन पॉलिसीज के थ्रू। और जब वो डिमांड ज्यादा करेंगे तो आप अपनी एग्जिस्टिंग लेबर, एग्जिस्टिंग लैंड, एग्जिस्टिंग कैपिटल को आप बेटर यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। तो उसको एक्चुअल ग्रोथ कहते हैं। और ये दिखाने के लिए आपको पीपीसी से इनसाइड टूवर्ड्स ऑन द मूव, ऑन द साइड, ऑन द पीपीसी, फ्रॉम इनसाइड टूवर्ड्स ऑन द पीपीसी आपको मूवमेंट दिखानी पड़ती है। शिफ्टिंग नहीं दिखानी है आपने, इसमें शिफ्टिंग नहीं है। यहां पे एडी का शिफ्ट आपने दिखाना है फ्रॉम रिसेशन टू फुल पोटेंशियल लाइन। रिसेशन वाली लाइन, ये रिसेशन वाली लाइन थी, और ये फुल पोटेंशियल वाली लाइन है। तो रिसेशन फेज से फुल पोटेंशियल, इसका मतलब है कि आप बीच में जितनी बार भी ग्रो करेंगे वो एक्चुअल ग्रोथ होगी आपकी, और आपकी एक्चुअल ग्रोथ होती जाएगी, ठीक है। लेकिन जब यहां पहुंचेंगे, यहां पे एक्चुअल ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। इसके बाद एक्चुअल ग्रोथ नहीं होगी। जैसे यहां पहुंचेंगे तो एक्चुअल ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। यहां से आप एक्चुअल ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन यहां आगे बंद होगी। अब आपको पोटेंशियल ग्रोथ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। बस एक पॉइंट और ऐड कर लें, दिस कैन बी अचीव्ड इन द शॉर्ट रन। ये शॉर्ट रन में अचीव हो सकती है, ये वाली ग्रोथ। दिस कैन बी अचीव्ड इन शॉर्ट रन। सर शॉर्ट रन क्या होता है? बहुत ज्यादा ही पढ़ना चाहिए। सही है। तो कल बाकी पोटेंशियल ग्रोथ कल करेंगे, ठीक है। चलो, सर हेलो। अल्लाह हाफिज। जी, आगे शोर डालना शुरू कर दिया क्या?